राम राम साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं बालाघाट सिवनी के पूर्व सांसद श्री डॉक्टर ढाल सिंह बेसेन जी के समक्ष। आज हम संपूर्ण महाकौशल रेलवेज पर चर्चा करेंगे। राम राम दादाजी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका भी स्वागत है दादाजी। रेल लाइन कंप्लीट हो गई है। छिंदवाड़ा मंडला रेल परियोजना 142 किलोमीटर की रेल लाइन तैयार हो चुकी है। 8 वर्षों का इंतज़ार था यात्रियों का, जन भावनाओं का, क्षेत्र का। 24 अप्रैल 2023 में रेलवे लाइन का शुभारंभ हुआ नैनपुर से छिंदवाड़ा सेक्शन का। आपके कार्यकाल में आप आज इस रेल मार्ग को कैसे देखते हैं? देखिए, वर्षों से लंबित काम था और ये महाकौशल का लगभग मंडला हो, सिवनी हो, छिंदवाड़ा हो, बैतूल हो, बालाघाट, ये सभी ट्राइबल क्षेत्र का एक भाग है। एक समय था कि आज छोटी रेल लाइन का बहुत बड़ा यहाँ पर उस लाइन से व्यापार था, लोगों का आवागमन भी होता था, जो जबलपुर, नागपुर, बालाघाट, गोंदिया को जोड़ता था। मेरे अपने संसदीय कार्यकाल में निश्चित रूप से स्वीकृति वाली पहले की रही हो, पर इस काम को गति देने का काम मेरे अपने कार्यकाल में हुआ और मैंने अपने कार्यकाल के अंतर्गत ही उसका निर्माण करा के ट्रेन को प्रारंभ करा दिया जी। बहुत सारे अड़ंगे थे, पहले भी अड़ंगे आते थे, बाद में भी थे, उन सारी चीज़ों को समाधान करने का काम किया। पर निश्चित रूप से इस समय पर यदि हम रेल मार्गों का देखें तो अंग्रेज़ों के बाद और देश की आज़ादी के बाद रेल मार्गों को छोटी लाइन से बड़ी रेल लाइन में परिवर्तन करने के लिए किसी ने बीड़ा उठाया तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिन्होंने छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तन करने का काम किया। निश्चित रूप से फंड की कमी आती रही है, सर्वे भी चलते रहे, पर इस काम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मोदी जी को कि जिन्होंने अपने इस 10 साल 11 साल के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा रेलवे का पे काम किया। और उसका जो मूल कारण मैं मान के चलता हूँ कि पहले आपको मालूम है कि रेल का स्वतंत्र बजट होता था और उनमें जितनी उनकी लाभ हानि होती थी उसी के हिसाब से वो काम करते थे। पर मोदी जी ने रेल बजट, स्वतंत्र रेल बजट को समाप्त करके मूल बजट में जोड़ने का काम किया और फिर मूल बजट से रेलवे को पैसा देना चालू किया। तब आज आपको सर्वत्र सारे देश में रेल लाइन का काम दिखता है और यही कारण है कि संयोग कह लें कि मेरा सांसद का बनना, उनका प्रधानमंत्री रहना, और इसके कारण से बहुत तेज़ी के साथ में काम हुआ। और मोदी जी ने एक और नई चीज़ें की कि हर विभाग केवल चिट्ठियाँ पत्रियाँ लिखता है, करता है, उसके पीछे दौड़ता नहीं। सही है। मोदी जी ने गति शक्ति विभाग बनाकर सारे विभागों को एक साथ करके कोऑर्डिनेशन करके हर काम को तेज़ गति से करने का एक नीति प्लेटफार्म बनाया और उसके कारण है कि सारे काम बहुत तेज़ी के साथ हो पाए। इसलिए निश्चित रूप से मोदी जी को इस बात पे धन्यवाद देंगे। और देखिए, इन्हीं के कार्यकाल में रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम सर्वाधिक हुआ। बिल्कुल 90% काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। छोटी रेल लाइन से बड़ी रेल लाइन अभी भी कुछ जगह बदलना बाकी है और उनका बाकी हमारे यहाँ क्षेत्र का सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा का सब हो गया। पर अब आप देखिए कि एक समय हमारा नैनपुर मध्य भारत का सबसे बड़ा छोटी रेल लाइन का स्टेशन होता था, जहाँ 750 एकड़ के लगभग जो बताया गया कि एकड़ ज़मीन है। यहाँ पर ADRM का ऑफिस होता था और यहाँ से चारों सब दिशाओं में, लगभग 3 दिशाओं में पूरी ट्रेन चलती है। तो आज उसको विस्तारित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में मैंने हमारे यशस्वी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को कहा कि भाई साहब, ये सेंट्रल इंडिया का लैंड सहित सबसे बड़ा भाग है। नदी हमारे पास 2 फरलांग दूर पर नदी है, पानी की कोई कमी नहीं है, जगह की कमी नहीं है, इसको विस्तारित करिए। जबलपुर, नागपुर, रायपुर हो, गोंदिया हो, ये सब 5-5, 6-6 प्लेटफार्म से एग्जॉस्टेड हो गए हैं। अतिरिक्त गाड़ी चलाने के लिए, खड़ी करने के लिए जगह नहीं बची है। तो यदि हम नागपुर को और जबलपुर को और इनको ध्यान में रखते हुए यदि नैनपुर को विस्तारित करें तो जगह की कमी नहीं, पानी की कमी नहीं, सुविधाओं की वहाँ कोई कमी नहीं आएगी। और ये भारतवर्ष का एक तरह से एक अच्छा, उत्तम और सर्व सुविधायुक्त यहाँ पर रेलवे के लिए इसको विस्तारित किया जा सकता है। जहाँ पर चाहे पिट लाइन बनाना हो, मरम्मत का काम करना हो, कारखाने बनाना हो, डिब्बे बनाना हो, तो ज़मीन की कमी नहीं है और इसलिए इसको विस्तारित करने की आवश्यकता है। मैंने इस संबंध में चर्चा की और वो इस दिशा में सोच भी रहे हैं, जैसा मेरी उनको बातचीत से लगा।
दूसरा कि जिस समय सिंगल लेन लाइन को डबल लाइन किया, जब मैं सांसद बना तो मैंने इस बात को भी महसूस किया। मेरे पहले गोंदिया से समनापुर तक बन गया था और आपका नैनपुर से जबलपुर बन गया था, पर समनापुर और नैनपुर जुड़ा नहीं था। वो फॉरेस्ट की अनुमति के कारण अटका था, कोर्ट के केस के कारण अटका था, उन सबको निकाल के किया। पर जब गाड़ियाँ इस पर चलना चालू हुई तो आपने देखा होगा कि इतना उसमें मालगाड़ियों का आवागमन हो गया कि यानी हमारी सवारी गाड़ी तो 4-6 चली, पर मालगाड़ी कम से कम 30-40 चलने लगी। तो तब मैंने रेलवे अधिनियम कहा कि इस पर आपने इसको डबल लाइन करने का विचार क्यों नहीं किया, जब आपका इतना माल गाड़ियाँ यहाँ से आपकी चलनी, फ्रेड आपका इतना यहाँ से चलना है। और इसलिए फिर मैंने माननीय मंत्री जी से बातचीत करी, उन्होंने तत्काल हमको, मैंने बल्लार शाह से जबलपुर तक की बात की थी, तो हमारा भाग चूँकि गोंदिया से आता है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश से के गोंदिया मतलब महाराष्ट्र में, पर गोंदिया से बालाघाट होकर जबलपुर का डबल रेल लाइन के लिए स्वीकृति भी मिली, सर्वे भी हो गया, और मैं समझता हूँ शायद इस बजट में हमको उसकी राशि भी मिल जाएगी डबल रेल लाइन। फिर इसके अतिरिक्त मैंने फिर एक मांग रखी कि आप नैनपुर मंडला भी हमारी बड़ी आस्था का केंद्र है। भारतीय जनता पार्टी के समय में और माँ नर्मदा का उद्गम स्थल, भले अमरकंटक पर मंडला भी बहुत ज़्यादा माना जाता है, लोग आते हैं, आस्था की लोगों की है, तो मंडला से भी आमला को जोड़ा जाए तो एक पूरा पश्चिम की भी एक राइल बनेगी। इसमें सिवनी है, छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा भी बहुत बड़ा हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, कोयले के खदानें हैं, सिवनी में भले ही नहीं है पर कुछ खदानें मंडला में है, तो ये भी जुड़ेगा। तो एक ट्राइबल बेल्ट जबलपुर से लेकर सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये सब भाग इससे जुड़ता है। तो रेलवे लाइन की, सेकंड रेल लाइन की, तो उन्होंने कहा कि हाँ गलती हुई, हमको समझ में नहीं आया, निश्चित रूप से उसको डबल रेल लाइन करना चाहिए था। तो आने वाले समय में है, और मोदी जी हैं तो मुमकिन है, धीरे धीरे पैसे आते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और लगभग सारी दिशाओं में काम चल रहा है जी। अभी भी हमारे से गाड़ियाँ शहडोल के लिए चलती हैं, माल लेके जाती हैं, कोयला लेके, मैग्नीज लेके, अलग अलग जगह पे। तो आपको जानकारी है कि बालाघाट लोकसभा में एकमात्र एशिया की सबसे बड़ी कॉपर माइंस मलाजखंड में। अब मलाजखंड से कभी रेल लाइन से जोड़ने का काम नहीं हुआ जी। तो मैंने उसके ऊपर भी विषय उठाया, तो उन्होंने कहा कि मलाजखंड से लामटा करेंगे, पर उसको उन्होंने नॉट फिजिबल कहा। फिर मैं अधिकारियों के साथ बैठा कि क्या फिजिबल हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि भाई मलाजखंड को यदि चिरई डोंगरी में जोड़ते हैं, बैठा मैं उनके साथ नक्शे पे बैठा पूरा, और वो चिरई डोंगरी, मैंने कहा इसको आप पहले सर्वे ले लीजिए, और उसका सर्वे कर देंगे, सर्वे सैंक्शन हो जाएगा तो आपका एक जोड़ता है। तो एक कॉपर माइंस का एक बहुत बड़ा जो खदान है, और अब तो और ज़्यादा उसकी गहराई तक खदान खोद रही है। तो औद्योगिक क्षेत्र जहाँ है वहाँ पर सबसे सस्ता साधन यदि उसको ढुलाई करना है तो रेल मार्ग ही पड़ता है, उसकी भी आवश्यकता, और हमारे ट्राइबल क्षेत्र भी बढ़ेगा। शहडोल सीधी लाइन भी मंडला से जी डिंडोली होकर के शहडोल को जोड़ी जा सकती है, तो ऐसा शहडोल से भी सारणी, ऐसा इस तरह का जोड़ा जा सकता है। तो बहुत सारे हैं, पर अब चूँकि हमारा कार्यकाल भी कम था, मेरा ठीक है, मेरा दायित्व केवल सिवनी तक था, मैं सिवनी बालाघाट तक तो जितना बना मैंने करने का प्रयास किया। लगभग हमारे सभी रेलवे के ओवरब्रिज स्वीकृत हो गए, सिवनी का 2 ब्रिज बच गए हैं, वो भी आने वाले समय में हो जाएंगे। बालाघाट से तिरोड़ी तक सारे ब्रिज हो गए। मैंने अपने कार्यकाल में सिवनी से तिरोड़ी को जोड़ने के लिए भी, ताकि महाराष्ट्र से हम उधर जुड़ जाएँ, तो सिवनी से तिरोड़ी का एक सर्वे सैंक्शन कराया, सर्वे हो भी गया। कुछ तकनीकी गलती उनकी है कि उन्होंने जो राशि का मूल्यांकन करना है वो उसमें उन्होंने गड़बड़ी कर दी। सर्वे सही किया, केवल कागज़ पे गड़बड़ हो गया। 600 करोड़ जो मतलब 250 लगभग हेक्टेयर ज़मीन का मुआवजा उन्होंने 2000 करोड़ का बना दिया। 2000 करोड़ का टोटल सिविल वर्क बताया। तो मैंने कहा इसको आप ठीक करें, वो होगा तो ये भी हमारी निकल सकती है। तो हम उस लाइन पे भी लगे हैं कि यदि उससे जुड़ता है तो भविष्य में आने वाले समय में हमको चाहे रामटेक जोड़ना हो, चाहे भंडारा जोड़ना हो, तो वहाँ से तुमसर सीधा जुड़ता है तिरोड़ी से, बालाघाट भी जुड़ता है, जब आपका रायपुर भी जुड़ता है, तो एक कनेक्ट है। हाँ, ये बात सही है कि बस मार्ग जैसा अब रेल मार्ग नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हर आदमी सोचे कि मेरे गांव से ट्रेन जाए तो संभव नहीं है। सरकार को सबसे बड़ी आमदनी जो है वो माल भाड़े से है। व्यापारियों को सबसे सस्ता ढुलाई का मार्ग रेल पड़ता है। तो व्यापारियों के व्यापारिक दृष्टि से और जनता को आवागमन दृष्टि से रेल मार्ग का बनना आवश्यक है, और मोदी जी इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम आने वाले समय में हम चाहते हैं कि जो नागपुर से जबलपुर की जो लिंकिंग है या नॉर्थ टू साउथ की है, वो बल्लार शाह से बजाय नागपुर जाने के
सीधे उसको चंद्रपुर से हमारे छिंदवाड़ा नैनपुर का सीधे रास्ता। उसको गोंदिया जोड़ा जा सकता है और सीधे हावड़ा के लिए रेल लाइन निकाली हावड़ा मुंबई जाए, लाइन। तो नागपुर का भी लोड कम होगा। गोंदिया को बड़े स्टेशन करने की आवश्यकता है। गोंदिया नहीं होगा तो गोंदिया में अन्य जगह और करके डबल स्टेशन बनाएंगे। हमने गोंदिया में कार्ड लाइन बनाने के लिए भी स्वीकृति दिलाई थी बिल्कुल। प्रताप बाग गुदमा की, ताकि मालगाड़ियों को यदि जबलपुर टूवर्ड जाना हो तो उनको बाईपास से निकल जाए, उनको गोंदिया स्टेशन नहीं आना पड़े। जी बिल्कुल। आज ROR तो RORB भी वहाँ पर गोंदिया में नहीं था, छोटी रेल लाइन का था। जब समस्या समझ में आई कि बालाघाट की समस्या 3-3, 4-4 घंटे गोंदिया के पास जाकर ट्रेन खड़ी रहती, तो पता लगा कि जो छोटी लाइन का RORB था वो तोड़ दिया गया, तो बड़ी लाइन में बना नहीं है, तो उसको भी स्वीकृत करा और वो भी लगभग बन गया और अब उसके ऊपर से भी आवागमन प्रारंभ होगा। तो ये धीरे धीरे सारी समस्या, थर्ड लाइन जब तक नहीं बनेगी तब तक फ्रेट के लिए भी दिक्कत है। तो अभी चाहे गोंदिया, नागपुर, रायपुर, ये थर्ड लाइन का भी काम रुका पड़ा था फॉरेस्ट का, तो फॉरेस्ट का क्लियरेंस कराया तो वो भी थर्ड लाइन का काम, फिर अभी नागपुर से लेकर के बैतूल से इटारसी, भोपाल, ये सब थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या अब बहुत ज़्यादा आवागमन करने लगी। बस मार्ग बहुत महंगा पड़ता है, खुद के व्हीकल से जाना भी महंगा पड़ता है। हर आम आदमी और सुविधाजनक यात्रा करना है तो उसको सबसे अच्छी यात्रा ट्रेन लगती है। बिल्कुल। तो इसलिए ट्रेन का विस्तार करना आवश्यक है और मोदी जी उस दिशा में लगे हैं। पहले कोयले से चलती थी ट्रेन, फिर डीजल पे आई, अब मोदी जी ने उसको 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया, तो हमारा बहुत कुछ आत्मनिर्भर, हम बहुत कम खर्चे में भी हमारी ट्रेन चलेंगी, क्योंकि डीजल का भी एक्सपेंडिचर बाहर है, क्योंकि हम डीजल इंपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं जिनको कह सकता हूँ कि मोदी जी का विज़न है। और मैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं कहूँ कि अंग्रेज़ों के बाद यदि सबसे ज़्यादा रेल लाइन का विस्तारीकरण कह लीजिए, स्टेशनों का आधुनिकीकरण कह लीजिए, ये कभी इतिहास लिखा जाएगा तो ये मोदी जी के नाम पे जाएगा कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जितना अंग्रेज़ों ने रेल लाइन बनाई उतना ही लगभग डबल करने का काम इन्होंने केवल अपने कार्यकाल में किया। आज स्वच्छता देख लीजिए रेलवे लाइन की। पहले रेलवे लाइन पे ट्रैक पे खड़ा होना मुश्किल होता था और वहाँ खड़ा होना मुश्किल तो था, इतनी दुर्गंध आती थी। आज आप प्लेटफार्म में बैठ के भोजन कर सकते हो, इतनी स्वच्छता है। फिर भी अभी कहना चाहूँगा, मोदी जी ने एक मंत्र दिया था लाल किले से, जनता ने काफ़ी कुछ उसको किया, पर अभी भी हम सबकी जिम्मेदारी कि स्वच्छता के कार्यक्रम को और अच्छा चलाएं, क्योंकि देश हमारा है, शहर हमारा है, गाँव हमारा है, स्वच्छ हमको रखना आवश्यक है। इसलिए स्वच्छता पे भी, रेलवे स्टेशनों पे स्वच्छता रखना भी हमारी ड्यूटी है। तो आज चाहे रेलवे का बजट बढ़ाना हो, चाहे रेलवे को आधुनिकीकरण करना हो, रेलवे की लाइनें बढ़ाना हो, 2 लाइन 1 को 2 करना, 2 को 3 करना, 3 को 4 लाइन में कन्वर्ट करना, आधुनिकृत हमारे रेलवे स्टेशन बनाना, सोलर से चलने वाले करना, रेलवे लाइन पे सोलर से बिजली पैदा करना, इतना इनोवेशन का काम बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मोदी जी ने कुछ इन सब चीज़ों के लिए कुछ लोन भी लिया होगा, पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम किया है। पर कई बार हमारे समझ में नहीं आता, भैया से एक व्यक्ति अपना मकान बनाता है 10 लाख का, छोटा उदाहरण, 10 लाख का मकान बनाया, पैसा नहीं है, 10 लाख का उसने मकान बना लिया। अब उसके ऊपर 10 लाख का कर्ज तो है, पर 10 लाख का उसके पास एसेट भी तो है और लैंड अलग है, तो 10 लाख से ज़्यादा की वैल्यू। हम उसको भूल जाते हैं और कहते सरकार पे कर्जा इतना है। अब कर्ज को, ठीक है कर्ज तो है, पर हमने आने वाली पीढ़ी के लिए कर्ज लिया और उसको सुविधा देने के लिए लिया और उसको एसेट तैयार किया और उसी से रिटर्न आएगा। आज गडकरी जी ने क्या किया, अच्छी सड़कें बना के देने का काम किया, टैक्स लगाया, उसी से अच्छी सड़कें बन रही हैं, उसी से नई सड़कें बन रही हैं, जनता को नहीं अखर रहा है और पेमेंट भी हो रहा है और अच्छी सड़कें, तो डीजल भी बच रहा है, समय भी बच रहा है और लोगों को अच्छी सड़कों पर उनके खर्चा भी कम आते हैं, गाड़ी की टूट फूट कम होती है। तो ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम रेलवे में काफ़ी हुआ, मैं इतना कह सकता हूँ। बिल्कुल। इसके साथ ही अपने महाकौशल में लगभग हर बड़ा स्टेशन आज विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। इस विषय में जैसे कि खास तौर पे बालाघाट, सिवनी, नैनपुर, मंडला, छिंदवाड़ा आदि, लेकिन आज भी देखा जाता है कि यहाँ से नई रेलगाड़ियों की संख्या बहुत कम है। निश्चित रूप से मैं इस बात की कमी मानता हूँ। इस विषय को भी हमने कहा कि चूँकि देखिए, अब चूँकि हमारा सिवनी और बालाघाट चाहे मंडला हो, ये मिडिल पॉइंट है, एंड और स्टार्ट नहीं है। हाँ, सही बात है, एंड और स्टार्ट पॉइंट नहीं है। अब जब कभी भी मांग होगी, हम लोग केवल मांग कर सकते हैं, पर स्टार्ट करना है तो गोंदिया से करना पड़ेगा, दुर्ग से करना पड़ेगा, जहाँ पर पिट लाइन होगी। अभी बालाघाट पिट लाइन नहीं है, अभी नैनपुर पिट लाइन नहीं है, मंडला पिट लाइन नहीं है, सिवनी पिट लाइन नहीं है,
छिंदवाड़ा पिट लाइन नहीं है। तो किसी न किसी, इसलिए मैं नैनपुर की बार बात कर रहा हूँ कि यदि नैनपुर को केंद्र में रख के करेंगे तो नैनपुर से दक्षिण को गाड़ी चल सकती है, नैनपुर से पूरब में कलकत्ता तक उधर गोंदिया होकर के गाड़ी निकाली जा सकती है, नैनपुर से जबलपुर होकर के किसी भी दिशा में, नैनपुर में सिवनी छिंदवाड़ा नागपुर होकर बॉम्बे रूट पे गाड़ी जा सकती है, भोपाल रूट पे गाड़ी जा सकती है। इसलिए मैं जो बार बात उठा रहा हूँ, क्योंकि हर ठीक है, हर सांसद चाहेगा कि मेरे यहाँ बन जाए, पर सरकार की भी एक मजबूरियाँ होती सही हैं बात। और फिर जगह की कमी। ठीक है, अंग्रेजों ने उतनी उस समय करे तो, पर आज तो सेकंड लाइन थर्ड लाइन के लिए जगह नहीं शहर में स्टेशन के लिए। अब जबलपुर में देख लिया, हमारे 4 स्टेशन बनाने पड़ रहे हैं जी। गढ़ा अलग है, मदन महल अलग है, मेन स्टेशन अलग है, फिर आपके एग्रीकल्चर कॉलेज की तरफ में उधर बना रहे हैं। तो इसलिए नैनपुर अभी मैं कह सकता हूँ कि नैनपुर के पास अभी गुंजाइश बहुत है, और मेरा तो बार मंत्री जी से भी आग्रह रहा है कि इनको बनाना है, और तभी यहाँ से हम नई गाड़ियों को स्टार्ट कर पाएंगे। क्या दादाजी, एक विषय आता है, एक बिंदु आता है कि क्या नैनपुर जंक्शन का भार मंडला मुख्य स्टेशन कभी हल्का कर पाएगा अगर मंडला से नए रेल मार्गों का द्वार खुलता है? या देखिए, मंडला की भी वही स्थिति है, मैंने कहा ना कि सिवनी जैसा वैसा मंडला है, वैसा ये जिला स्तर के मार्ग हैं, टर्मिनल, और इन पे कभी इतनी लाइनें नहीं, इतनी, या तो फिर लैंड एक्वायर करनी पड़ेंगी जी। आज की तारीख में या तो लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, और नैनपुर के पास सब है, यहाँ कोई लैंड एक्वायर नहीं करना है। जो मुझे जानकारी दी गई कि लगभग 750 एकड़ जमीन, क्या हाँ हिंदुस्तान में नहीं होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अब आप तो चूँकि उस रेल को ज़्यादा अच्छा समझ निकाली, पूछ लीजिए कि वर्तमान में जितने सारे देश हैं और जितने बड़े हमारे जिस जोन में जितने स्टेशन है, तो सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे दावा करता है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ज़मीन हमारी नैनपुर जंक्शन में, नैनपुर में। हाँ, है ना, दावा भी उनका सही है, और आमदनी भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास है। बिल्कुल सही बात। ACCR ही हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा आमदनी लेने वाला है, पर उसकी रुचि, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मैंने अपने कार्यकाल में देखा, उनकी रुचि नई गाड़ियाँ नागपुर DRM के अंतर्गत चलाने की नहीं लगती। और मैंने इस विषय को मंत्री जी के सामने भी रखा था कि चाहे आप गोंदिया से स्टार्ट करिए, चाहे आप जबलपुर से स्टार्ट करिए, चाहे आप नागपुर से, हमको जब आपने रेल लाइन दे दी है तो हमको सुविधाएं तो दीजिए। अंग्रेजों के कार्यकाल में या देश की आज़ादी के बाद में जब छोटी रेल लाइन थी तो जबलपुर का व्यक्ति नागपुर जाता था, नागपुर का व्यक्ति जबलपुर जाता था, जबलपुर का व्यक्ति गोंदिया होकर के नागपुर जाता था। ये सारी सुविधाएँ थी, पर हमारी बड़ी रेल लाइन बनने के बाद भी सुविधाएँ नहीं हैं, और इस विषय में मैं हमेशा इनका फोकस करता हूँ। अब वो उनका एक ही उत्तर आता है कि साहब भोपाल तय करे, दिल्ली तय करेगा, रेलवे बोर्ड तय करेगा। तो रेलवे बोर्ड को यदि सकारात्मक रूप से यदि हमारे ACCR के अधिकारी लिखे, क्योंकि हम भी समझते हैं कि बस नहीं है कि आगे पीछे चल जाएगी, एक गाड़ी होगी तो अभी भी आप देखते हो कि कई गाड़ी को पास करना पड़ता है, स्टेशन में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो एक बड़ा सिस्टमेटिक बड़ा रेल का तंत्र है, और इस 24 घंटे के अंदर उतनी ही तो गाड़ी चलाई जा सकती है जितना एक टाइमिंग है जी। अभी ओवरलोड है आपका जबलपुर से गोंदिया रोड भी, 65-60 से ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, और जो हमारा हावड़ा ट्रैक तो लगभग जहाँ 100 गाड़ी चलनी चाहिए, लगभग 150 गाड़ियों को जो जानकारी दी गई कि 150, तो टाइम मैनेजमेंट करना भी बड़ा कठिन हो रहा है। इसलिए 3rd लाइन और 4th लाइन के पर आदरणीय मोदी जी का जो विचार है कि रेलवे लाइन को बढ़ाई जाए, तो उस दिशा में काम चल रहा है, होगा, धीरे धीरे आएगा, सब अच्छा होगा, सकारात्मक सोच है। पर अब खाने की चीज़ नहीं एक साथ सब मिले, ठीक है, हम तो चाहेंगे कि हमें सब मिल जाए, पर जिस तरह से हम जाते हैं ना, शादी ब्याह में जाते हैं, पंगत लगती है तो पहले वाले को पहले मिलता है, पर उसी पंगत के आखिरी वाले को आखिरी में प्राप्त होता है, फिर दोबारा में आ गए तो भी उसको आखिरी में प्राप्त होगा। तो हेड और एंड वाले को सबसे पहले कहीं ना कहीं मिलेगा। हम मिडिल वालों को हमेशा डिमांड एंड और स्टार्ट पॉइंट वालों से ही करनी पड़ेगी। जब तक उनका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हमें गाड़ियाँ नहीं मिल पाएंगी। ये कटु सत्य है। बिल्कुल सही बात, सहमत हूँ मैं। एक बात आती है दादाजी कि एक जो रेलवे का टेक्निकल अमला है, टेक्निकल विभाग है, उनका यही कहना है कि आप लोड बढ़ाइए, आप ट्रैफिक बढ़ाइए, चाहे वो मंडला में डालिए या नैनपुर में, और मंडला से अपन सीधा इटारसी का रास्ते खंडवा। तो हमने तो सिवनी का बढ़ा दिया ना। हमने तो देखिए यहाँ पर जब इनका सर्वे हुआ था तब आपका फ्रेड का इनका कोई स्वीकृति नहीं थी कि कोई यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, जहाँ से माल लोडिंग होता है, रैक पॉइंट नहीं था। मैंने रैक पॉइंट पूरी जानकारी निकाल के व्यापारियों से, सरकार के खाद्य विभाग हैं, हमारे FCI हैं कि कितना, क्योंकि हमारे यहाँ रैक पॉइंट नहीं होने से पहले छिंदवाड़ा से माल आता था, जबलपुर से आता था या बालाघाट से आता था।
तो रेक पॉइंट है, तो रेक पॉइंट की हमने स्वीकृति कराई, 15 दिन में स्वीकृति मिल गई। रेलवे के पहले हमारे रेक पॉइंट चालू हो गया तो आमदनी बढ़ाई जा सकती है। उसको केवलारी के अंदर नहीं था, छोटा सा बनाया था। जब आमदनी बढ़ने लगी तो उसको केवलारी का रेक पॉइंट बढ़ा दिया गया। तो विभाग भी जहाँ पर आमदनी बढ़े, पर यदि सुविधाएँ देंगे तो ही तो आमदनी बढ़ेगी। सही है। यदि हम कहें कि हमको किराए के लिए मकान बनाना है, भाई किराएदार आ जाएगा तब थोड़ी मकान बनाएंगे। हमको मकान पहले बना के देंगे तो किराए से देंगे। तो रेलवे जब तक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएगा, माल भाड़े करना है तो उसको रेक पॉइंट बनाना पड़ेंगे। जनता को सुविधाएं देनी है तो पहले उसको रेल लाइन चलानी पड़ेगी, और दूसरा उनको सख्ती करनी पड़ेगी। और जनता को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमारे स्टेशन की सुविधाएँ तभी बढ़ेंगी कि हमारे टिकटों की बिक्री कितनी है, स्टेशन से लाभ कितना है, कितने पैसेंजर चढ़ते हैं, फिर कितने WT चलते हैं, कितने ईमानदारी चलते हैं। तो वो विभाग उनका है, वह WT चलने वालों को सरकार रोके, और हम जनता के दायित्व है कि हम टिकट लेकर के चढ़ें। और अभी तो हमारी पेचवेरी चल रही है, इतना ओवर क्राउडेड है, इसमें अभी डिब्बे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम लंबाई तो बढ़ाते चले जाएंगे। हमने छिंदवाड़ा से सिवनी तक ले आए, अब कल मंडला जाने लगेगी, अब नैनपुर जाने लगेगी, या गोंदिया जाने, तो डिब्बे बढ़ाने पड़ेंगे, आपको आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा। तो ये विभाग का काम है, हम काम तो हमारा नहीं है। बिल्कुल। हम तो चाहेंगे हमें सुविधा मिले, और उस संबंध में चिट्ठियाँ भी लिखी कि साहब AC अभी केवल एक AC 3 टायर का एक ही डिब्बा लगता है छिंदवाड़ा। आज की तारीख में काफ़ी संपन्न लोग हैं जिनको AC 3 टायर टिकट नहीं मिलती। सही बात है। अभी टिकट मिलना कम हो गया है। तो ठीक है, सीजन में भीड़ भाड़ भी बहुत रहती है, ऑफ सीजन में भी भीड़ रहती है, तो सुविधा मिलेगी तो लोग आना जाना करेंगे क्या। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी कि वो सुविधाएँ बढ़ाए, डिब्बे बढ़ाए, स्वच्छता बढ़ाए, तो पब्लिक भी अपना आप उनको लाभ देगी। तो फिजिबल नहीं है करके ये टालने वाली बात होगी। यदि कोई नई लाइन नहीं देना है, कुछ नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि ठीक है साहब, जब हमारे पास व्यवस्था है कि हम उसको बनाना चालू करें। अब अभी देख लीजिए कि सारी रोड NH नहीं हो सकती, सारी रोड डिस्ट्रिक्ट रोड नहीं हो सकती, पर इन 20 साल के अंदर ही सबसे ज़्यादा आवागमन बढ़ा है। इस 20 साल के अंदर ही सबसे ज़्यादा 20-25 साल में लोगों के पास पैसा आया है। नहीं तो 2003 के पहले तक एक गांव में एक मोटरसाइकिल नहीं थी, एक ट्रैक्टर नहीं होता था, सिवाय बैलगाड़ी और साइकिल के अलावा कोई उपयोग नहीं था। पर इस 20-25 सालों में हम जब चलते थे गाड़ी से तो हमको मीलों निकल जाते थे, कोई गाड़ी क्रॉस नहीं होती थी। पर आज की तारीख ये है कि जो सिंगल रोड था वो डबल रोड है, उसको 4 लेन को 6 लेन करें तो भी कमी है। क्यों? क्योंकि यातायात बढ़ गया। तो जब यातायात बढ़ा है तो सरकार को भी उसी दिशा में काम करना है, काम करना पड़ता है। सरकार काम कर रही। जैसे अभी हमारे सिवनी बालाघाट मार्ग, अब ये उस समय का 2004 में हमने इसको बनाया था, जब मैं मिनिस्टर था, आपको बता दूंगा। हाँ, बिल्कुल। तो सिवनी बालाघाट मार्ग लिया था, पर आज वो स्टेट हाईवे है। अब उसमें इतना आवागमन बढ़ गया, सिवनी से गिट्टी जाती, उधर से रेत आती है, बसें खूब चलने लगी। तो अब ये 4 लाइन की आवश्यकता है। तो हमने उस समय प्रयास किया, भारतमाला के अंतर्गत तो गोंदिया से लेके लबादा तक बालाघाट में सड़क बन गई 4 लेन। अब लबादा से सिवनी तक आना था, और गडकरी जी ने उस पर घोषणा भी करी थी कि हम नेक्स्ट टाइम पे बनाएंगे। पर पता नहीं है मामला कहाँ उलझा है। मैं भी अब सांसद नहीं हूँ, हालांकि बार बार हम उनसे निवेदन करते हैं कि साहब इसकी चिंता करें। पर अब मध्य प्रदेश सरकार ने 4 लेन बनाने के लिए MPRDC के माध्यम से करीब 3500 करोड़ का उसका बजट बनाया है। बिल्कुल। पर समय लगेगा, 2-3 साल लगेंगे। जब ये सड़क बनना चालू होगी तो पता लगा कि बालाघाट सिवनी मार्ग बंद होगा, तो फिर जो हमने एक मार्ग, जो बड़ा मार्ग है सिवनी से कटंगी होकर के सर्वाधिक दबाव इस पे आएगा। तो किसी मार्ग को बनाने के पहले दूसरा मार्ग तैयार करना पड़ता है। बिल्कुल। आप नहीं करेंगे तो जनता फिर बहुत तकलीफ में आएगी। तो ये भी एक दिक्कत है। जैसे आपको ध्यान होगा कि हमने जब सिवनी से नागपुर वाला रोड जब बन रहा था 8 किलोमीटर का, खवासा से मोहगांव तक, हमें आखिरी के टाइम पे बनाने के लिए 4 महीने तक उस मार्ग को बंद करना पड़ता। लोगों ने साहब क्यों बंद कर रहे हैं? तब हमने किरोड़ी कटंगी होकर के सिवनी मार्ग खोला था, लोगों को तकलीफ हुई, पर उस 4 महीने के अंदर जितनी जल्दी बना दिया तो आज उस तकलीफ को भूल गए लोग। तो जब कोई निर्माण होगा तो तकलीफें भी आएंगी, समस्या भी लगेंगी, और ठेकेदारों को भी समय पे काम करना पड़ता है, तो उनको भी समय देना पड़ता है। और यदि हमारा आवागमन चालू रहेगा तो ठेकेदार काम नहीं कर, दुर्घटनाएँ होंगी, नुकसान होता है। इसलिए आवागमन पहले से बढ़ा है, तो निश्चित रूप से अब जो हमारी ग्रामीण सड़कें थी उनको डिस्ट्रिक्ट रोड में लाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट रोड को चाहे वो बनाए तो 4 लेन में लाना पड़ेगा, 2 लेन में लाना पड़ेगा, NH में जाना पड़ेगा, 6 लेन में जाना पड़ेगा। तो सरकार उस दिशा में काम करे। और अभी आपने देखा होगा कि लखनादौन से, मेरे अपने कार्यकाल में लखनादौन से रायपुर के लिए 6 लेन
का सर्वे होकर स्वीकृत हो गया, कभी भी उसका टेंडर लग सकता है। दादाजी इसके बारे में बताइए ना थोड़ा सा, जो अपना रायपुर लखनऊ दोन। देखिए हमारा इसके 3 सर्वे हुए, नैनपुर 3 सर्वे हुए थे, मैं बता 3 सर्वे हुए थे जो मेरी जानकारी में। एक सर्वे था लखनऊ दोन से कानीवाड़ा होकर के धारणा होके आपका लाल बर्रा निकालना। हाँ, दूसरा सर्वे था उसको पलारी से कंजई और कंजई से लाल बर्रा जोड़ना। तीसरा था नैनपुर से बैयर होकर के निकालना था। तो हमारी दोनों में रुचि थी भैया, पर सरकार को ये था कि सबसे शार्टेस्ट और कम जंगल वाला, सरकारी ज़मीन वाला और कम से कम दूरी का, और जिसमें मैक्सिमम शहर भी कवर हो और जिसमें हमको दूसरी दिक्कत भी फॉरेस्ट की नहीं आए। तो उसमें अंततोगत्वा जो मुझे जानकारी है वो लखनऊ दोन से धारणा, घीसी और वहाँ से लाल बर्रा से बेनी वारासिवनी क्षेत्र का, और फिर वहाँ से लांजी और लांजी से आपका खैरागढ़, इस तरह से वो 310 या 17 किलोमीटर का मार्ग है। तो ये सबसे बाकी 350 किलोमीटर का मार्ग थे। फिर उधर कान्हा का भाग कॉरिडोर आता, इधर पे कॉरिडोर यहाँ भी आएगा पर ये भाग कम है। अब टाइगर कॉरिडोर यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आएगा, सोनावानी वाला भाग आएगा इसमें। पर ये लैंड जहाँ से मऊ कंजई से जो निकालने का, लगभग मऊ उमरवाड़ा निकालने का जो सर्वे मैंने देखा था, ये थोड़ा कम पार्ट है जी। तो सरकार भी ये सोचती है कि कम से कम आए, अधिकतम शहर जुड़े। तो ये है कि कभी भी इसका टेंडर लगेगा, ये कह सकता हूँ। इसके साथ एक चीज़ और अच्छी हो गई कि जैसे हमारे NH जो 44 है जो कश्मीर से कन्याकुमारी, तो लखनऊ से सीधे रायपुर जुड़ जाएगा जी। और अभी जो लखनऊ से खवासा तक है, इसमें भी हमारे 14 जगह पर जहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र की पब्लिक सड़क पे आती थी, और जितने भी डेंजर पॉइंट थे, जितना हमारे एक्सीडेंट पॉइंट थे, तो ये ब्लैक स्पॉट थे। तो ब्लैक स्पॉट पर लगभग 14 जगह पर हमारे अंडरपास बनेंगे, ओवरब्रिज बनेंगे। तो उसके ऊपर भी सैंक्शन होगा, 2-3 के टेंडर भी लग गए हैं। तो एक तरह से आने वाले समय में अभी सिवनी में भी खवासा से लेकर लखनऊ तक 14 अंडरपास आएंगे और ये ओवरब्रिज बन जाएंगे। तो जनता को NH 44 पे भी बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही दादाजी, मैंने आपको महाकौशल के बहुत सारे सभी जिलों के लगभग रेल प्रस्ताव, सड़क परियोजनाएं, आगामी कुछ प्रस्तावित जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं, संकलन है आपके समक्ष। देखिए इसी तरह हमने सिवनी को विस्तारित किया है। स्टेशन भी उसका नॉर्थ साउथ के रेलवे स्टेशन बना दिया। कभी सिवनी यदि भविष्य में एक्सटेंड हुआ तो जंक्शन बने, उस दृष्टि से भी पटरियों की व्यवस्था करी है। तो सिवनी से कटंगी का किया, तो यहाँ सिवनी से बरघाट से अरी गंगिरुआ होकर के अतरवानी टूवर्ड्स कुरई, धनोली से फिर तिरोड़ी, ऐसे उसको मिला दिया। तिरोड़ी से फिर कटंगी हो गया, तिरोड़ी से तुमसर भी निकल सकते हैं। तो ये उसमें था। यदि हमारा ये धनोली और ये वाला स्वीकृत हो जाता है तो फिर कल रामटेक से कुरई जोड़ना भी हमारे लिए फिर कठिन नहीं होगा। आने वाले समय में फिर जैसे हमारी डिमांड है कि हम कुरई से, सिवनी से गोटे गांव जोड़ें या शिकारा को जोड़ें, तो जो भी फिजिबल होगा उस दृष्टि से भी उसको करेंगे। अब इस बड़ी लाइन पे जब ये सिंगल लाइन है, वो डबल लाइन है, तो जो ज़्यादा फिजिबल होगा उसमें, तो मुझे उसमें ज़्यादा फिजिबल शिकारा इसलिए लगता है कि पहाड़ जंगल उसमें ज़्यादा नहीं है, तो शिकारा हो सकता है मिले। और आने वाले समय में डबल लाइन आपका गोंदिया से जबलपुर हो जाएगी। तो ये भविष्य की दृष्टि से हैं। आपको मैंने पहले बताया कि मंडला से शहडोल को भी जोड़ा जा सकता है, आगे जोड़ेंगे तो ये आपके ये झारखंड को जोड़ने की स्थिति बन सकती है। दक्षिण में हम इधर जुड़ गए। ऐसे ही डबल लाइन का मैंने जैसे आपसे कहा कि हमने नैनपुर से लेकर आमला तक डबल लाइन करने के लिए कहा, तो ये आमला से डबल लाइन होती है तो सारनी से हमारा शहडोल एक सीधा इस तरह से भी जोड़ने की स्थिति हो जाएगी। जुड़ता अभी भी गया पर और आ जाएगा। आने वाले समय में जैसे छिंदवाड़ा के लोगों की मांग है कि वो मुल्ताई या पांडुरना से अमरावती को जोड़ें, क्योंकि वो उनका जातिगत कह लो, सामाजिक कह लो, सांस्कृतिक कह लो, दूरी के हिसाब से उनको उसकी डिमांड है। तो इस तरह से अमरावती को भी जोड़ा जा सकता है। तो ये रेल का इस तरह से जाल, चाहे वो रामटेक से गोटेगांव जोड़ना हो या रामटेक से शिकारा जोड़ना हो। अभी दूसरी डिमांड छिंदवाड़ा वालों की अलग है, हम रामटेक गोटेगांव कहते हैं, वो छिंदवाड़ा से
नरसिंहपुर, करेली, सागर। नरसिंहपुर जोड़ने की बात करते हैं और सागर जोड़ने की बात करते हैं। तो मेरे कहा है कि ये सब चीज़ें जहाँ जितना फिजिबल और जहाँ जिसका जितना वजन कह लो या जितना ट्रैफिक सेंस होगा आने वाले समय में निश्चित रूप से उसी तरह की। और मैंने पहले भी कहा कि रेल मार्ग को बस मार्ग जैसा नहीं बनाया जा सकता। गली गली रेल मार्ग। हाँ, ये इनकी बस मार्ग की दूरी 10 किलोमीटर दूर से भी सड़क निकाली जा सकती, पर रेलवे वाले कम से कम 20-50 किलोमीटर दूर से ही वो पैरेलल लाइन लेके जाएंगे। तो इसलिए आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट को चाहे ईस्ट वेस्ट को जोड़ने का जो भी प्रपोजल होगा, गवर्नमेंट अपने प्रपोजल के अपने उनके सब सर्वे बैठने हैं। हम लोग केवल बैठे, उनके पास भी सारे इंजीनियर्स बैठे हैं कि हमको फ्रेड का लाभ कहाँ मिलेगा, पब्लिक का कहाँ लाभ मिलेगा, सांस्कृतिक सामाजिक हम कैसे जोड़ेंगे, आज के लिए भी एक आवश्यक है। तो इसलिए विभाग उस दिशा में काम कर रहा है, मैं इतना कह सकता हूँ। बाकी दादाजी बहुत सारी ट्रेनें हैं अपने यहाँ, लोकल गाड़ियों का अभाव है। जैसे अपने दोपहर में सिवनी छिंदवाड़ा इसके बीच गाड़ी नहीं है, दोपहर में पैसेंजर गाड़ियाँ नहीं है अपने पास। हमने उस समय पर चित्रकूट को भी छिंदवाड़ा तक लाने कहा था। भाई ठीक है, वॉशिंग नहीं हो पर वॉशिंग तो हो ही सकता है, पानी भर सकते हैं, रख रखाव नहीं होगा, पर एक 3 घंटे का होगा। तो छिंदवाड़ा से उस ट्रेन को लाया जा सकता है। नागपुर की कुछ गाड़ियाँ जो जिनके रैक अलग जगह नहीं जाते, वो उसको चाहें तो वो, मैं फिर कह रहा हूँ ना कि हम छिंदवाड़ा सिवनी कहेंगे, फिर हमारे आएंगे गाड़ी वापस होंगी जैसे पतालकोट वापस होती है। तो हम उससे चाहेंगे कि वो कम से कम नैनपुर तक जाए। मैं कभी भी सिवनी तक सीमित नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा सिवनी जहाँ एंड होता है वहाँ नैनपुर स्टार्ट होता है, तो हमारा पूरा जिला जुड़ता है उसमें। इसलिए मैं बार बार बात नैनपुर की भी करता हूँ कि जहाँ नैनपुर एंड होता है सिवनी जिले का, वहाँ से एंड मंडला का होता है, तो नैनपुर सूटेबल है सिवनी जिले के लोगों के लिए भी, तो सारी सुविधाएँ मिले उनको। तो कुछ गाड़ियाँ जिनकी बात कर रहे हैं कि मुंबई की ओर जाने वाली गाड़ी मिल जाए या पूना की तरफ जाने वाली गाड़ी मिल जाए, कुछ गाड़ी हमको इलाहाबाद की ओर जाने वाली मिले, तो इसके लिए नई गाड़ी। और इसलिए मेरा हमेशा आग्रह है कि SECR चाहे नागपुर से गाड़ी चलाए, चाहे गोंदिया से, रायपुर से, दुर्ग से, कहीं से भी चलाए, पर वो नागपुर से जबलपुर सिवनी होकर चलाए, नागपुर से तुमसर, तिरोड़ी, बालाघाट होकर के, नैनपुर होकर के वो जबलपुर, इलाहाबाद, अयोध्या की तरफ चलाए, चाहे वो दिल्ली की तरफ चलाए, चाहे रायपुर से एक नई ट्रेन निकाल दें जो गोंदिया होकर के दिल्ली की जाने के लिए हो, रूट चेंज कर दें। जैसे जबलपुर से गाड़ियाँ चलती हैं दिल्ली की ओर, अलग अलग रूट से चलती हैं, तो इस तरह से की जा सकती है। पर वही है कि मैंने कहा ना कि ट्रैफिक तो बहुत है, गाड़ी चले तो ट्रैफिक अपने आप आता है। तो डिमांड, मैंने कहा ना कि हम मिडिल स्टेशन वाले लोग हैं, हमारे एंड भी नहीं और स्टार्ट भी नहीं है, तो हम कोई मांग करते भी हैं तो कई बार वो सही बट्टे खाते में चले जाती है, रद्दी की टोकरी में चली जाती है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि जहाँ से स्टार्ट होगा हम मांग तो रखेंगे, वो क्या सोचता है। कई बार लगता है ना कि जबलपुर वालों को लगेगा कि हम गाड़ी छिंदवाड़ा तक बनाए तो उन्हें लगेगा कि कहीं हमारा आरक्षण कम ना हो जाए, हमारी सीटें कम ना हो जाए, डब्बे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, नहीं तब ये 30 का कोटा है, पता लगा बाद में 15 का ही कोटा हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें रेक बढ़ा के किया जा सकता है या नई गाड़ी चालू करें। बिल्कुल। क्या आज अपने यहाँ से चित्रकूट प्रस्तावित है, मैंने कहा ना कि चित्रकूट को हमने कर लिया था छिंदवाड़ा तक के लिए, ऐसा नहीं कि मैंने स्वीनी किया उसको, चित्रकूट छिंदवाड़ा तक के लिए किया था। वही यहाँ तक आए और निकल जाए, 4 दिन छिंदवाड़ा था, ठीक है, आधा घंटा जबलपुर में इंतजार कर लेंगे, यदि पानी भरना है, धुलाई करना है, कुछ करना है। वैसे 15 घंटे वहाँ रेस्टिंग रहती है, पर अपन तो कह रहे 15 घंटे रेस्ट रहती, पर ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो रेक अलग कहीं जाता तो नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी तो हो गई। पर जैसे हमारा आता था ना यही पैसेंजर पतालकोट, तुम्हारे पैंचवेली छिंदवाड़ा तक आती थी, हमने उसको सिवनी तक किया, वो फिर सिवनी से सिवनी बैतूल बन करके जाती थी, मैंने पैसेंजर गाड़ी बन के जाती थी, फिर लौट के आती थी तो सिवनी तक नहीं आ पाती थी, क्योंकि 9 बजे उसका पैंचवेली का जाने का छिंदवाड़ा से टाइम होता था। तो हमको आने के लिए तो सिवनी तक आती थी, पर जाने के लिए छिंदवाड़ा थी, तो उसको हमने अड़के लड़के उसको नैनपुर तक करा दिया और दूसरी गाड़ी सिवनी से उसको बैतूल कर दी। बल्कि हम कहा था कि आप उस गाड़ी को आप नैनपुर से बैतूल करो, और बल्कि लगे तो नागपुर उसको भोपाल करो यदि गुंजाइश है तो। सही बात है। लो डे टाइम में भी कोई गाड़ी मिल जाए लोगों को जाने के लिए, केवल रात की गाड़ियों के बजाय।
दादाजी वहाँ की गाड़ी मंगाते बिलासपुर से। अब फिरोजपुर वाली भी हमने पतालकोट को लेके आए। अब वो पतालकोट का केवल उसका रनिंग टाइम कम करा के उसकी स्पीड बढ़वा करके उसको सिवनी तक लेके आए हैं। कल यदि नैनपुर तक जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस टाइम मेंटेन करना पड़ेगा, रनिंग टाइम कम करने पड़ेंगे, क्योंकि रनिंग टाइम बहुत है। आप देखो कितनी भी लेट हो, 3 घंटा लेट हो, भोपाल के बाद सिवनी टाइम पे आती ट्रेन, केवल कोहरे के टाइम को छोड़ के। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि रनिंग टाइम इधर कम हो जाता है, स्पीड 120 से नीचे नहीं होती, स्टेशन कम है। क्या छिंदवाड़ा से 1 घंटे में उनका सिवनी। इंदौर से बिलासपुर हमने तो लिखा है अपने कि बिलासपुर से गाड़ी इंदौर चलाई जाए, बिल्कुल भोपाल चलाई जाए। आप बिलासपुर से चलाओ, रायपुर से चलाओ, दुर्ग से चलाओ, राजनांद, जहाँ से आपको चलाना है चलाओ, और हमें सुविधा दो, हमारा केवल इतना कहना है। हम बीच में बैठे उज्जैन होके इंदौर करें उसको, हाँ वाया उज्जैन। तो हमारा एक उज्जैन धार्मिक नगरी हमारी जुड़ती है। क्या हम चाह रहे हैं कि नहीं, हमारे तरफ से तो रहती, पर मैंने कहा ना कि ये रेलवे बोर्ड तय करता है, फिर दूसरा गाड़ियों की अब भारत में नई नई गाड़ियाँ बनते जा रही हैं, नए रैक बन रहे हैं, नई गाड़ियाँ, नए इंजन भी बन रहे हैं, तो धीरे 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 नए कोच। और ये दोपहर में ना अपने पास में जो लोकल गाड़ियाँ हैं ये चलना चाहिए, क्योंकि स्विंग में लोकल गाड़ियाँ दोपहर में है ही नहीं, मतलब ये खड़े रहते हैं। मैंने बोला ना कि भी SCCR का ही मामला, DRM का है, ये आराम से खुद चला सकते हैं। आप बात कीजिए ना एक बार DRM। मैं सब कर चुका हूँ भाई, अभी वाले अभी भी कर चुका मैं तो। देखिए, एक गाड़ी चलती है इनकी नागपुर से छिंदवाड़ा, दूसरी चलती है छिंदवाड़ा से नैनपुर, तीसरी चलती है नैनपुर से जबलपुर। मैं जब सांसद था मैंने बार बार इस बात को कहा कि एक ट्रेन सुबह आप जबलपुर से चालू करो, शाम तक छिंदवाड़ा जाए, वो रात को वहाँ से चले तो सुबह पहुँच जाए, वहाँ से एक सुबह चले वो शाम को वहाँ चले जाए, वहाँ से रात को चले आ जाए। तो हमको 2 रेक की आवश्यकता है, एक सुबह चले यहाँ से, दूसरी सुबह चले वहाँ से, तो ये रात को लेके जाएगी, वो रात को लेके आएगी, और हमारे जबलपुर के लोगों को सुविधा है। अभी आप देखो रीवा इतवारी कितनी भर के चलती है, क्योंकि आपका रीवा का व्यक्ति नागपुर इलाज कराने के आता है। सही बात है। तो इसलिए ऐसा नहीं, पर वो क्योंकि क्या जैसे हम बात करते हैं तो अंदर वो फिर हम कि तुम गढ़ा से चलाओ, तुम जहाँ से चलाने वहाँ चलाओ तो सही भाई। जिनको आना होगा गढ़ा से बैठेंगे, मदन महल से बैठेंगे, क्योंकि शहर के अंदर उनको जाने के लिए ओवर क्राउडेड है जबलपुर भी। एक स्वास्थ्य को लेके ना जबलपुर से गाड़ी नागपुर चलना चाहिए, लगभग 3 बजे छोड़े वो, और एक नागपुर से 3 बजे छोड़े जो जबलपुर के लिए जो वही मैंने कहा ना, कोई ऐसी प्रपोजल है भाई। आपका देखो, अपने टाइम दे दिए, आप भी देखो ना आपके पास टाइमिंग क्या है, सिंगल ट्रैक है, तो उसको कहाँ कितना करेंगे। पैसेंजर गाड़ी चलाओ आप, सब जगह से पैसेंजर गाड़ी की मांग थी। ऐसे मैंने कहा आप वो नैनपुर तक करते हो, दूसरी गोंदिया से नैनपुर तक जाती है, अरे तो गोंदिया से बालाघाट, बालाघाट से गोंदिया करो ना आप, गोंदिया से सीधा जबलपुर, जबलपुर से गोंदिया। भाई अपन अपने धड़क से सोच लेते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है। अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को कई चीज़ों से प्रॉब्लम बहुत सारी है, वो ये लोग भी नहीं चाहते ज़्यादा। हमको ऐसा लगता है, उनको लगता है माल भाड़े से पैसे खूब आ रहे हैं, हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 में हम कमाई करके दे रहे हैं, तो ये यदि कमाई करके दे रहे हैं तो गाड़ी भी इनकी ज़्यादा चल सकती है। मैं दादाजी बोल रहा था कि एक DRM ऑफिस जो है ना वो सिवनी में भी होना चाहिए, 20 सेंटर होगा। फिर वो ऑफिस मैं फिर उसमें सहमत नहीं। फिर DRM ऑफिस, ADRM ऑफिस नैनपुर पहले भी रहा है क्या, और नहीं तो मैंने कहा था कि जोन जबलपुर एक नया नागपुर जोन बने, और उसमें फिर ये सब आए। ये सब कुछ दादाजी इसमें मैं सब कह चुका हूँ कि सब मैंने कहा ये जोन ही अलग कर देना चाहिए। 2 DRM है, एक उनका नागपुर DRM है और एक हमारा इतवारी नागपुर SCCR और SCR है। तो ये 2 हैं, तो 2 का भाई आप 1 करो। दादाजी CR भी है, नागपुर सेंट्रल रेलवे भी है, 3 भाई आप 1 जोन करो उसको। सही है, सच बात है। आपके कार्यकाल में मैंने न जाने कितने बार कितने वीडियो बना चुका इस चीज़ की। भाई आप इसको आप करिए, पर अब क्या होता है, इनके पास हो गई है अधिकारियों की कमी, भर्तियाँ उतनी हुई नहीं, और जो भर्तियाँ हुई तो वो सब लेबर क्लास के 3rd 4th की हैं, लोको पायलट भी कम है, संख्या कम क्या। तो अभी ये कम खर्चे में पूरा काम चलाने की चिंता कर रहे हैं कि एक बार ज़रा हम और अच्छे इस्टेब्लिश हो जाएं। पर भाई आप किसी को कितना काम कराओगे। ये काले अंग्रेजों की आत्माएं हैं इसमें, अधिकारियों में काले अंग्रेजों की आत्माएं। बिल्कुल सब काले अंग्रेज सबको पैसे, वो तो क्या ऑनलाइन हो गए तो इसलिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, नहीं तो पता नहीं 1000 रुपये दे बैठ के चल,
हमको मालूम ये सीट यहाँ से यहाँ तक खाली जाने वाली है, तू बैठ जा, यहाँ उतर जाना, और बहुत नहीं मिलेगी तो मेरी सीट पे बैठ जाना। हाँ। ये चरित्र कौन लाएगा? होता है, सही बात है। ये चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र भी कौन पैदा करेगा? अब सिवनी से छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से सावनेर भी स्वीकृत हो चुका है 4 लेन। अगर हम इसे मंडला को भी लेकर के आए। हाँ नहीं, मैंने कहा था भाई देखिए, हमने अपने कार्यकाल में समय पर NH करने के लिए सिवनी से मंडला का नैनपुर तक का लिखा था, क्योंकि हमने भंडारा से बालाघाट और बालाघाट से नैनपुर तक और नैनपुर से मंडला, ये NH घोषित हो चुका है। और अभी इसके ऊपर आपने पढ़ा होगा, काम भी प्रारंभ करने वाले हैं। हमने वही लिखा कि कान्हा को, पेज से कान्हा को जोड़ने के लिए, क्योंकि सिवनी तक 4 लेन हो गया, तो बाईपास से सीधा नैनपुर तक जोड़ दें, ये 4 लेन होगा, तो आगे नैनपुर से आगे 4 लेन है, तो हमको सीधा कान्हा भी हमारा जुड़ जाता। फिर ऐसी फिर मंडला से डिंडोरी से होकर के इनको जोड़ना चाहिए बांधवगढ़ को। अच्छा, हाँ। तो ये एक ऐसा सर्किट जी वो जी, बने जी। जिसका केंद्र बिंदु वो जबलपुर को बना रहे हैं। हाँ। उसका टाइगर कॉरिडोर का। हाँ। इसमें हाँ अपना अच्छे याद दिलाया। उमरिया से शाहपुरा मंडला शायद तक 115 किलोमीटर के आसपास का हाईवे है भी, आज नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे है। इसका भी अगर 4 लेन हो जाता और डिंडोरी से जो शेड्यूल डिंडोरी मंडला होके जो 4 लेन आ रहा है और अपना सीधा निकलता है नैनपुर, अपना बालाघाट, गोंदिया होके आमगांव होते हुए, अगर पूरा नेशनल हाईवे 543 अगर ये 4 लेन हो जाता एक साथ, क्योंकि बीच बीच में कई जगह 2 लेन है, कुछ जगह 2 लेन पेव्ड शोल्डर है। कहाँ से कहाँ तक? इसका जैसे कि नैनपुर से बालाघाट तक अभी 2 लेन है जी, स्वीकृत है 2 लेन पेव्ड शोल्डर। 2 लेन सेंक्शन है। जी। मैंने बोला ना कि अभी उसके ऊपर देखिए ट्रैफिक सेंस कितना है। जैसा अभी हमारा सिवनी का बालाघाट जी 1 लाख से ऊपर है ट्रैफिक पर, बिल्कुल पर वो नहीं है। हाँ, तो क्या जब बनेगा, रोड अच्छी आएंगे तो, या फिर ज़्यादा आवागमन होगा तो इनको चेंज करने में टाइम नहीं लगता। फिर NHAI खुद ही उनको तो वर्क कर रहे हैं ना, एक काम खत्म होगा तो नए काम पकड़ने हैं। तो फिर जनप्रतिनिधियों की डिमांड पे और उनके सर्वे पे, एक जनप्रतिनिधि की डिमांड और दूसरा सर्विस तो आपका ट्रैफिक सेंस के आधार पे ही वो आता है। इसलिए भारतमाला 2 में हमारा सिवनी से बालाघाट हो गया था, और वो गडकरी जी ने घोषणा भी करी थी, पर पता नहीं शायद भारतमाला योजना शायद बंद कर दी है क्या, इसके कारण वो काम अटक गया है। इसलिए फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको MPRDC के अंतर्गत इस सड़क को लेने का काम किया है। नर्मदा प्रगति पथ, नर्मदा एक्सप्रेस वे 6 लेन, इस पर आप क्या कहना अब देखिए, मैं बता ना कि अभी NHAI गडकरी जी भी मध्य प्रदेश के अंदर में 4-5 पूरे एक्सप्रेस हाईवे दे रहे हैं, तो नॉर्थ टू साउथ आ रहे हैं, साउथ टू ईस्ट आ रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि जहाँ से जहाँ ज़्यादा आवागमन है उनको सबको लेने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, दिल्ली से इंदौर वाला वो भाग निकलता है राजस्थान होकर के मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र से, तो सीधे महाराष्ट्र को जुड़ता है, तो सीधे साउथ में कर्नाटक तक जाता है। तो ये जैसे शरीर के अंदर बहने वाली खून के लिए नसें महत्वपूर्ण है, ऐसी देश के लिए अच्छे ट्रैफिक के लिए, अच्छे माल भाड़े के लिए है। और आने वाले समय में तो जैसा 6 लेन करेंगे तो 2 लेन जो होगा, मैं समझता हूँ कि वो फिर इलेक्ट्रिसिटी वाली होंगी। वो जैसा गडकरी जी का सोच है कि हम इस पर भी इस तरह के कुछ गाड़ियाँ चलाएं, जो इस तरह के वाहन चलें जो केवल इलेक्ट्रिक पर चलें, तो डीजल का एक्सपेंडिचर उनका खत्म है। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, देश आगे आ रहा है। और मैंने कहा ना कि यही 20-25 साल का कार्यकाल है जो एकदम से इतना पिकअप किया। आज एक एक गाँव में देखिए, पहले हमें बरघाट के लोगों को डीजल लेने सिवनी जाना पड़ता था। आज यदि सिवनी से मैं बहरे तक करूँगा तो पता लगा कि 6 पेट्रोल पंप हैं। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, अब ये मोदी जी के देन है कि हर 10-20 किलो ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पंप। जनता को सुविधा दो, लोगों को रोजगार दो, नौकरी नहीं रोजगार दो। रोजगार देने वाला खुद 2-4-5 लोगों को नौकरी देता है। भाई एक पेट्रोल पंप खुलेगा तो 6 लोग तो उसके यहाँ काम करेंगे, 8 लोग काम करेंगे क्या? तो अब जब वो करेगा तो टैक्सी चलेंगी, टेम्पो चलेंगे, ट्रैक्टर चलेंगे, हार्वेस्टर चलेंगे। आजकल देखिए, अब किस गांव तक मतलब लेबर की कमी है, सारा मशीनीकरण आ गया, उनको ड्राइवर चाहिए तो प्रशिक्षित ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं लोगों को, ट्रैक्टर चलाने ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं, हार्वेस्टर चलाने ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। अभी आप बहुत बड़ा एक ये भाग है ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं बन, हर व्यक्ति वकील नहीं बन सकता। तो आदमी को भी तय करना चाहिए कि मैं 12वीं तक मेरी अपनी स्थिति, मेरे अपनी पारिवारिक स्थिति, मेरी अपनी बौद्धिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 12वीं के बाद वो अपना रास्ता धन कमाने के लिए चुन ले। सरकार वहाँ सारी उसकी मदद करती, उस लाइन पर आए। आज की तारीख में
अब जेसीबी की आवाज़ सुन रहे हो मेरे खेत में जो चल रही है आप, ये जेसीबी के ड्राइवर 15 से 20 हज़ार रुपये महीना का 8 घंटे के लेते हैं, पर ड्राइवर नहीं मिलते उनको। और जबकि एक चपरासी भी होगा तो उसको वो दिन भर वो करते रहेगा, यहाँ आप मालिक हो एक तरह से। सही बात है। तो ट्रैक्टरों के ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। किसान जो संपन्न किसान ट्रैक्टर तो खरीद लेगा, चलाएगा नहीं। तो ये प्रशिक्षण में आगे आना चाहिए और छोटे छोटे व्यवसाय में भिड़ना चाहिए। रोज़गार की कमी नहीं, एक तरफ हम रोना रोते हैं कि साहब हमारे पास व्यवसाय नहीं है, हमारे पास रोज़गार नहीं है, और दूसरे तरफ किसान है या जो दूसरे लोग हैं उनके पास आदमियों के नहीं है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि स्किल्ड पर्सन नहीं है, स्किल पर्सन नहीं, स्किल लेबर नहीं है। और स्किल्ड के लिए सरकार 10,000 करोड़ का बजट देती है, एनजीओ चलाती है, प्राइवेट सेक्टर में लोग, और इसलिए मोदी जी ने तय किया कि जो आदमी जिस तरह का व्यवसाय करता है उसके पहले अपना प्रशिक्षण चालू करा दे। प्रशिक्षण करे तो उसको स्किल्ड लेबर मिलेगा, स्किल्ड आदमी मिलेंगे, उसको इंजीनियर मिलेंगे। तो काम करने वाले के लिए कमी नहीं है, उसकी मानसिकता की कमी कि मैं करूँगा क्या। किसी को अच्छा MA BA पढ़ा दिया, उसको बना दिया, वो लेबरशिप नहीं कर सकता, वो कहता मुझसे बनता नहीं। और एक समय का लेबर का भी हालत है, एक समय का लेबर 25-30 साल पहले का लेबर चटनी रोटी खाता था, 1 कुंटल का बोझा उठाता था। आज का लेबर तो सब कुछ अच्छा खा रहा है, काजू किशमिश बादाम से लेकर के साग सब्जी फल फूल सारे शौक पूरे कर रहा है, उसके बाद 20 किलो की कट्टी नहीं उठती उससे। तो ये एक जैविक खेती का अन्न नहीं खाने का परिणाम सही है। बात है। जीवनी शक्ति हमारी ख़त्म हो गई, बिल्कुल कम हो गई, ताकत नहीं बची, नाना प्रकार की बीमारियां आ गई। तो इस दिशा पे भी मोदी जी का काम चल रहा है कि भाई जैविक खेती में आओ। हम किसानों को भी करना पड़ेगा, ठीक है जैविक खेती में हमें पैसा नहीं मिलता, पर अब हम जैविक खाद जैविक लगा रहे हैं। जिनके पास पैसा है, जिनको लगता है कि स्वस्थ रहना, भाई पैसे तो कमा रहे हो, पर पूरा पैसा तो फिर अस्पताल में भर दे रहे हो, डॉक्टर को दे रहे हो, और आखिरी में कई बार तो पैसा कितना भी होने के बाद जीवन नहीं बच रहा है, बच्चों का जीवन नहीं बच रहा है। अभी से बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है और उनको पीलिया हो रहा है, उनको स्प्लीन उनकी बढ़ रही है, उनको लीवर उनका गड़बड़ है, उनका हार्ट गड़बड़ है, शरीर कोई ना कोई एक अंग कम होकर पैदा हो रहे हैं। और फिर हमारे दो वाला उस पर हम काम कर रहे हैं, बच्चे भी ज़्यादा नहीं, और अपनी आंखों के सामने हम अपने बच्चों को तिल तिल करते मरता देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे को आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए जैविक खेती प्राकृतिक खेती करना ही पड़ेगी, अन्यथा हम अपने बच्चों का भविष्य बचा नहीं पाएंगे। हमारे पास धन तो होगा, पर उसका जीवन बचाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। अच्छे से अच्छा डॉक्टर ला लो, क्योंकि उसकी जीवन शक्ति नहीं बचेगी। क्या कर सकते हैं? रोज़ आप प्रकरण देखते होंगे, सरकार भी मदद कर रही है, मोदी जी भी 5 लाख तक की मदद कर रहे हैं, जनता भी कहीं ना कहीं मदद करती है। उसके बाद भी क्या, एक्सीडेंट खूब हो रहे हैं, ट्रैफिक सेंस नहीं है, चलाने का तौर तरीका नहीं है, शराब पीकर ड्राइवर गाड़ियाँ चलाते हैं। आप अच्छे सावधानी से चल रहे हो, सामने वाला तो नहीं चल रहा है। बहुत अभी भी चरित्र की, देश को समझने की, दूसरे के जीवन की महत्ता समझने की अभी भी बहुत आवश्यकता है। बहुत लोगों को प्रशिक्षण कर, अभी गांव का आदमी मोटरसाइकिल कौन सिखाता, गाड़ी लिया, गाड़ी कसाए, 1 लाख की गाड़ी लिया, कल से चलाना सीख लिया, टकराएगा, गिरेगा, पड़ेगा, एक दूसरे को मारेगा। रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ मरते देखते हैं। सही बात है। 5 लाख एक्सीडेंट्स ऊपर हर साल होते हैं। अच्छी सड़कें बने इसलिए चिंता करते हैं, पर अच्छी सड़कें भी कई बार जानलेवा बनती हैं। सही बात है, सही बात है। मेन रोड पे चढ़ना है आदमी को, कच्ची सड़क से तो देखता ही नहीं कि दाएं बाएं देख के चढ़े, नहीं चढ़ता, एक्सीडेंट होते हैं। तो ये इस देश को प्रशिक्षण की भी बहुत आवश्यकता है, और ये सब बेसिक ज्ञान हमको स्कूली शिक्षा में ही हमको प्राप्त होने चाहिए, घर से प्राप्त होने चाहिए। मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था तो बताया ना कि मैकाले ने कर रहे हैं, मोदी जी उस दिशा में भी काम कर रहे हैं शिक्षा में। गुरुकुलम भाई मैकाले उनको, भाई लोकल को होकल करो, लोकल लोगों का सामान खरीदो, विदेश को पैसा जाने से बचेगा, हमारे गांव का व्यक्ति को 2 पैसे आएंगे, उसका जीवन अच्छा होगा। मैकाले पद्धति से हट के हमने जो नई एजुकेशन पॉलिसी NEP लेके आए, मैं तो उस कमेटी का सदस्य भी था। अब हम अपने वेदों की, गीता की, रामायण की भी शिक्षा देंगे, वेदों का अध्ययन भी कराएंगे, संस्कृत भी पढ़ाएंगे। जिसकी जो रुचि होगी वो सब सब्जेक्ट भी वो पढ़ेगा, जिस भाषा में चाहेगा उस भाषा में पढ़ेगा। अभी धीरे धीरे सारा काम प्रारंभ होगा। तो पिछले समय कम्युनिस्ट कह लो या तत्कालीन सरकारों के द्वारा मैकाले तो चला गया, पर मैकाले की पद्धति को हम 70 सालों में ख़त्म नहीं कर पाए। मोदी जी ने उसको समाप्त करने का किया, देश के गौरव, हमारे देश के सांस्कृतिक विरासत को बचाने का काम किया है। तो ये सब हमको समझना पड़ेगा। आज देश को हम जब सांस्कृतिक विरासत बचाने का सबका काम कर रहे हैं, आज देख लीजिए, आप पहले पर्यटन होता था किसी, आज सबसे ज़्यादा धार्मिक पर्यटन है। काशी जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। गांव का व्यक्ति अब 1 जनवरी को नए साल मनाने के लिए दूसरे तरह से नहीं करता। आज वो एक जगह से आकर धार्मिक स्थलों में जा कर के
माथा टेकता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि आने वाला वर्ष मेरा अच्छा हो। यद्यपि हम अपना चैत्र से प्रारंभ करते हैं, फिर भी एक भारी भीड़, ट्रेन में भीड़, गाड़ियों में भीड़, आपने इस साल देखा होगा कुंभ कितना भयानक हुआ, महाकुंभ। तो ये हमारी सांस्कृतिक विरासत भी बचाना है, स्वच्छता भी रखना है, देश को भी ठीक रखना है, और हमारा युवा देश है, युवाओं के कंधे पे है। इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसमें भारत देश के हमारे सबसे बड़ी पार्टी के नेता भी 45 साल के व्यक्ति युवाओं को आगे लाने का कहा। तो मेरा आपसे भी कहना है कि आप भी युवा हो, आप भी इस रेलवे लाइन में रुचि लेके, इतनी 30 साल की उम्र में आपकी इतनी रुचि है, इतना ज्ञान आपको है, तो निश्चित रूप से आप जब लगे हो तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों लगे रहेंगे तो आपके भी उद्देश्य की पूर्ति होते हुए आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। हम लोगों ने तो जीवन तब प्रारंभ किया था जब चलने को सड़कें नहीं थी, गांव में बिजली नहीं थी, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थे, 10-10 किलोमीटर कौन के सिवनी शहर में हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ने जाने पड़ते थे, गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल एक तहसील में एक हो जाए तो मुश्किल थी, टीचर नहीं होते थे, क्या खाने का अनाज नहीं था, पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। आज सरकार सारी सुविधाएं दे रही, पढ़ने से, खाने से, बिजली से, मकान से, स्वच्छता के लिए लेकर शौचालय सब दे रही है, पर फिर भी एक कमी है कि ये देश मेरा है, ये भाव कहीं ना कहीं अभी भी लोगों में जागना बाकी है। जब तक ये भाव नहीं जगेगा और जब तक देश की चिंता हम नहीं करेंगे, हम केवल अपने और अपने परिवार की चिंता करें, जिस दिन देश की चिंता करेंगे तो देश में हम सभी हैं, देश में हम हैं, देश में प्रदेश है, देश में मेरा गांव है, देश में मेरा परिवार है, उस दिन अपने आप भारत देश बहुत ऊंचाई पे आएगा, और आएगा, निश्चित आएगा। परिवर्तन प्रारंभ हो गया है और आप जैसे युवा ही अब इसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने यहाँ तक लाए, रेले रेस है, अब इस मसाल को आगे लेके आपको जाना है। दादाजी, ऐसे बहुत से तंत्र, विदेशी ताकतें इस देश को अंदर से खोखला करने में लगी हुई हैं, अपने क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में। बिल्कुल आपने बिल्कुल सीखा, बहुत सारे लोग हैं, अनेक अनेक तरीके से धर्म परिवर्तन के नाम पे किया। आज आपने 7 सिस्टर्स को आपने देखा होगा, हमारे जो लास्ट एज कितना उसको मोदी जी ने इन 10 सालों के अंदर ठीक किया, कितने संघ के लोगों ने अपनी जानें खपाई। तो हम लोग भी चंद पैसे के लोभ में आकर के, ठीक है धर्म मानना आपकी स्वतंत्रता है, आप जिसको जो अच्छा लगे, पर यहाँ दोहरीकरण है, आप धर्म भी परिवर्तन करते हो और अपना मूल स्वरूप भी परिवर्तित नहीं करते। आप मानना कि अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन हुआ आदिवासी भाइयों का, पर नाम परिवर्तित नहीं किया। सरकार की सुविधा में आरक्षण चाहिए तो आदिवासी बने रहना है, और लाभ लेना है तो हमें ईसाई बन जाना है, हमको मुस्लिम बन जाना है, हमको बौद्ध बन जाना है, हमको आजकल तो पता नहीं नए नए नाम से लोग चला रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं एंटी हिंदुज़्म, भारतीय संस्कृति के खिलाफ ले जाने का काम है। सनातन विरोधी हैं सारे, सनातन के विरोध में ये काम कर रहे हैं, जबकि सनातन में सबको स्वागत है। और इसीलिए हिंदुस्तान में इतने भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग, धर्म के लोगों को स्थान दिया हमारे राजा महाराजों ने, इतिहास देखो। पर उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हम ही को काटा, हम ही को मारा, हम ही को छला, ये समझने की आवश्यकता है। और इसलिए ये भी समाज ही करेगा। सरकार कानून तो बनाती है, पर आदमी सोचता है मैं क्यों दूसरा ठीक करे, मैं नहीं। भगत सिंह मेरे घर में नहीं, पड़ोस का पैदा मेरे घर में नहीं होगा, मेरा बेटा सेना में नहीं जाएगा, पड़ोस का जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्या कुछ सीखना है तो इजराइल जैसे देशों से सीखना पड़ेगा, कुछ सीखना है तो चाइना भी जैसे देशों से सीखना पड़ेगा, सीखना है तो कुछ अन्य देशों से भी उदाहरण तो हम सबका देते हैं, पर उसके अनुरूप हम कहाँ आचरण करते हैं अपने यहाँ। यदि वहाँ सब है तो वहाँ बंदिश कितनी है। आज हम विश्व गुरु से एकदम धरातल पर आते जा रहे हैं, है कि नहीं, अपने संस्कारों से, संस्कृति से कटते कटते। नहीं आया है, हमारे भी धर्म गुरुओं ने पहले बोला है, निश्चित रूप से भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, फिर से धर्म गुरु बनेगा, और वो परिवर्तन आप देख भी रहे हैं। ठीक है, जब कोई जैसे ऋतु का परिवर्तन होता है, ठंड से गर्मी आ गई तो सने सने जैसी आती है, पता नहीं लगता और कब गर्मी आ गई, फिर गर्मी भी इतनी बढ़ती है फिर पता नहीं लगता कब बरसात आ गई, फिर बरसात इतनी होती है फिर पता लगा कि फिर ठंड आ गई। तो जैसे ऋतुओं का परिवर्तन समय समय पे होता है, ऐसे ही ये कालखंड भी धीरे धीरे चलते चलते ये भारत देश उन सारी परिस्थितियों से गुलामी की विरासत को सब मिटाते हुए अपनी विरासत, अपनी संस्कृति में धीरे धीरे समाज बढ़ते चला जा रहा है। सारे समाज के लोग काम कर रहे हैं। देखिए, त्रेता के समय पर भी राक्षसों की कमी नहीं थी आज भी आधुनिक द्वापर में भी कमी नहीं थी, तो ये तो कलयुग है, कलयुग में भी कमी नहीं है, पर सतयुग में भी लोग, द्वापर में भी अच्छे लोग थे, त्रेता में भी अच्छे लोग थे, कलयुग में भी अच्छे लोग हैं। बस ये है कि
इसलिए कहा है कि कलयुगे संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन की शक्ति जिसके पास होगी वही जीतेगा। पहले उनके पास आत्मबल था, शारीरिक बल था, पर आज की तारीख में सामूहिक बल की आवश्यकता है। सही बात है। आज सामूहिक बल होगा तो आप सब कुछ कर सकते हो। जैसे एक छोटी एक लकड़ी को तोड़ सकते हो, पर लकड़ी के 10 लकड़ी को इकट्ठा कर दिया और उसको तोड़ देगा तो नहीं। ऐसी संगठित होने की आवश्यकता है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे जाति या धर्म के लोग हों। ये देश मेरा है, ये समाज मेरा है, मेरे को इनको करना। ये जिस दिन आ गया भाव, और आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। मनीषी ने भी कहा कि आने वाली सदी 21वीं सदी भारत की है, तो निश्चित रूप से हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। हमें देखते देखते हमको भी अच्छे से याद है कि हम कम से कम 65, 67, 68 सालों से देख रहे हैं देश को। सबको देखा है हमने। देखते देखते देश कहाँ से कहाँ और कहाँ से कहाँ आ गया जी। है। हम चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो तो आज हम एक तरह से आत्मनिर्भर हैं। हम सेना के क्षेत्र में देखें तो आज हम आत्मनिर्भर हैं। अनाज के क्षेत्र में आज हम आत्मनिर्भर हैं। आज हम ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें हम आज की तारीख में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में नहीं है। सही है। बशर्ते ये है कि हम तारीफ विदेश की करते नहीं, यार विदेशी आइटम है तो अच्छा होगा। तो चाइना का हर आइटम अच्छा है क्या आपके पास? नहीं है। वो खुद ही कहते हमारे सामान की गारंटी, बेचते तक गारंटी, उसके बाद की नहीं है। इसलिए लोकल को वोकल करने का कि हमारे देश का गड़बड़ भी हुआ तो हमारे आदमी के पास जाए। हाँ। और हमको भी, हमारे भी लोगों को क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ ही दादाजी मैंने आपको महाकौशल के बहुत सारे सभी जिलों के लगभग रेल प्रस्ताव, सड़क परियोजनाएं, आगामी कुछ प्रस्तावित जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं, संकलन है आपके समक्ष। और कुछ अपन कहाँ के कहाँ निकल गए। बात रेल से होनी थी, देश तक पहुँच गए।